अध्याय 4 इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत। इतिहास का अर्थ है अतीत और वर्तमान के बीच संवाद। जब हम अतीत को समझते हैं तभी वर्तमान को बेहतर समझ पाते हैं। हमारे आसपास मौजूद वस्तुएं, स्मृतियां और पुरानी कहानियां हमें अपने इतिहास से जोड़ती हैं। इतिहास का अध्ययन कैसे करते हैं? हम अतीत के बारे में जानने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। कुछ वैज्ञानिक पृथ्वी की सतह और उसकी परतों का अध्ययन करते हैं, इन्हें भूवैज्ञानिक कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, इन्हें जीवाश्म वैज्ञानिक कहा जाता है। मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिक होते हैं, और उत्खनन करके पुराने अवशेष निकालने वाले पुरातत्व वैज्ञानिक कहलाते हैं। उदाहरण: जब पुरातत्वविद खुदाई करते हैं तो उन्हें पुराने बर्तन, खिलौने, हड्डियां, अनाज के दाने और घरों के अवशेष मिलते हैं। इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। समय रेखा क्या है? इतिहास को समझने के लिए समय की गणना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम समय रेखा यानी टाइमलाइन का उपयोग करते हैं। यह एक लंबी रेखा होती है जिसमें विभिन्न वर्षों और घटनाओं को क्रमबद्ध किया जाता है। आजकल दुनिया भर में तिथियों की गणना के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है। यह ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को ईसवी यानी सीई और उनके जन्म से पहले के वर्षों को ईसा पूर्व यानी बीसीई कहा जाता है। उदाहरण: भारत 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। इसी तरह गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 560 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मतलब है कि उनका जन्म ईसा मसीह से लगभग 5 शताब्दियों पहले हुआ था। शताब्दी और सहस्त्राब्दी। इतिहास में वर्षों की बड़ी गिनती के लिए हम शताब्दी, सहस्त्राब्दी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। शताब्दी बराबर 100 वर्ष, जैसे हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जो 2001 से शुरू हुई है और 2100 तक चलेगी। सहस्त्राब्दी बराबर 1000 वर्ष, अभी हम तीसरी सहस्त्राब्दी में हैं, जो 2001 से 3000 तक चलेगी। उदाहरण: अगर कोई घटना 320 ईसा पूर्व में हुई है तो वह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आती है। इसी तरह 1828 ईस्वी में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई 19वीं शताब्दी में आती हैं। इतिहास की स्रोत। इतिहास को समझने के लिए हमें कई स्रोतों की मदद लेनी पड़ती है। स्रोत वे साधन हैं जिनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं: पुरातत्व संबंधी स्रोत, खुदाई से मिलने वाली वस्तुएं जैसे बर्तन, खिलौने, औजार, हड्डियां, मकान के अवशेष आदि। लिखित स्रोत, शिलालेख, पांडुलिपियां, ग्रंथ, पुराने दस्तावेज, अभिलेख आदि। कलात्मक स्रोत, चित्रकला, मूर्तियां, इमारतें, स्मारक, नाटक, कविताएं आदि। उदाहरण: सिंधु घाटी सभ्यता से मिले मोहनजोदड़ो के बर्तन और सील हमें वहां के जीवन और व्यापार के बारे में बताते हैं। अशोक के शिलालेख हमें उनके शासनकाल और विचारों की जानकारी देते हैं। प्रारंभिक मानव जीवन। मानव इतिहास लगभग 3 लाख वर्ष पुराना है। प्रारंभिक मानव आखेटक और भोजन संग्रह करने वाले थे। वे गुफाओं और अस्थायी आश्रयों में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के औजार बनाए, आग का उपयोग सीखा और भोजन पकाना शुरू किया। बाद में उन्होंने खेती शुरू की और गाय बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाया। उदाहरण: आज भी भारत और दुनिया के कई गुफाओं में प्राचीन मानव द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं, जिनमें जानवरों और शिकार के दृश्य बने हैं। समाज का विकास। समय के साथ मानव छोटे छोटे समूहों से गांवों और कस्बों में बसने लगे। उन्होंने आपसी सहयोग से खेती, बर्तन बनाना और धातु का उपयोग करना शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित हुईं। उदाहरण: सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया और नील घाटी की सभ्यता, ये सब मानव इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। निष्कर्ष: इस अध्याय से हमने सीखा कि इतिहास केवल तिथियां और घटनाएं नहीं है, बल्कि यह अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है। समय रेखा हमें घटनाओं को क्रम में समझने में मदद करती है। इतिहास के विभिन्न स्रोत हमें अतीत के जीवन और समाज को जानने में सहायता करते हैं। प्रारंभिक मानव जीवन से लेकर सभ्यताओं तक, ये सब हमारी साझा यात्रा है। समापन संदेश:
बच्चों, अब आपने समझ लिया कि इतिहास को जानना क्यों ज़रूरी है। यह न केवल हमें अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि वर्तमान को भी सही दृष्टिकोण देता है। For more videos and updates, please like and subscribe.